चलिए शुरुआत करते हैं। आज कंप्यूटर का हम दूसरा चैप्टर की शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है कंप्यूटर का विकास। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के विकास के बारे में। ठीक है, जो हमारे कंप्यूटर संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं सब में इनसे संबंधित ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने इत्यादि सभी तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। ठीक है, यह अविश्वसनीय आविष्कार ही कंप्यूटर है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीके में बदल डाला है। ठीक है, यह लकड़ी के एबकस से शुरू होकर नवीनतम उच्च गति माइक्रो प्रोसेसर में परिवर्तित हो गया। ठीक है, ये कंप्यूटर का विकास की बात करें, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, सबसे पहले कंप्यूटर जो था अबेकस, क्या था? अबेकस। ठीक है, प्राचीन समय में गणना करने के लिए अबेकस का उपयोग किया जाता था। ठीक है, अबेकस एक यंत्र है जिसका उपयोग अंकित गणना, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। ठीक है, गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता था। इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, अबेकस का आविष्कार कहाँ हुआ था? चीन में। ठीक है, ये एक इस तरीके की मशीन होती थी। ठीक है, जिसमें इन मोतियों को इधर उधर करके गणना करी जाती थी। ठीक है, उसके बाद आविष्कार हुआ पास्कल का। ठीक है, काय का आविष्कार? पास्कल कैलकुलेटर का। उसके बाद आविष्कार हुआ पास्कल कैलकुलेटर का, या पास्क लाइन बोलते हैं जिसे। ठीक है, प्रथम गणना मशीन, ये क्या थी? प्रथम गणना मशीन मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण सन 1965 फ्रांस में हुआ। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? फ्रांस में। गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, बेसे पास्कल ने किया। उस कैलकुलेटर में इंटरलिंकिंग गियर्स का उपयोग किया गया था जो 0 और 9 संख्या को दर्शाता था। ठीक है, यह केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। अंत इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता था। ठीक है, इसे क्या कहा जाता था? एडिंग मशीन भी कहा जाता था। ठीक है, उसके बाद आविष्कार हुआ एनालिटिकल इंजन का। ठीक है, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। उसके बाद क्या हुआ? एनालिटिकल इंजन। ठीक है, इसमें क्या होता था? ये कब हुआ? सन 1801 में जोसेफ मेरी जैकवर्ड ने स्वचालित मशीन बनाई। ठीक है, का निर्माण किया। इसमें धातु के प्लेट छेद कर पंच किया गया था। ठीक है, और जो कपड़ों की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम था। ठीक है, सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन क्या बनाया? डिफरेंस इंजन, तथा बाद में एनालिटिक इंजन बनाया। ठीक है, चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन बैठता है हमारा, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता या पिता कहा जाता है। ठीक है, 10 साल की मेहनत के बावजूद पूर्णतः सफल हुए। ठीक है, 10 साल उन्होंने मेहनत करी और ये पूर्णतः सफल हुए। सन 1842 में लेडी लपकेस ने एक पेपर, ठीक है, ने एक पेपर का एलेफ मैनवेरा ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन का अंग्रेजी में रूपांतरण किया। ठीक है, अगस्टा ने ही एक पहला डेमोस्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा और उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास के लिए उपयोग किया। ठीक है, इसलिए अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, अगस्टा को क्या कहा जाता है? प्रथम प्रोग्रामर। अगस्टा को प्रथम प्रोग्रामर और बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हरमेन होलर्थ और पंच कार्ड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ निर्माण? हरमेन होलर्थ और पंच कार्ड का निर्माण हुआ। ठीक है,
सन 1880 के लगभग होलार्थ ने पंच कार्ड निर्माण किया जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। उसने होलार्थ 80 कॉलम कोड और सेंसस टेबुलेटिंग मशीन टेबुलेटर का भी आविष्कार किया। ठीक है, ये इस तरीके की मशीन होती थी एक, ठीक है, जो जिसे बोलते हैं हरमैन होलार्थ और पंच कार्ड। ठीक है, उसके बाद आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ आपका निर्माण, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसे बोलते हैं ENIAC। ठीक है, सन 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर निर्माण किया। यह कंप्यूटर मार्क फर्स्ट आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। ठीक है, सन 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ENIA से इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ। ठीक है, उसके बाद इसका निर्माण हुआ जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। उसके बाद तुम्हारा आता है स्टैंडर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद स्टैंडर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट EDSAC। ठीक है, स्टोरेज प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचलन निर्देश ऑपरेटिंग इंट्रोडक्शन और आंकड़ा डेटा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है, ठीक है, उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के समय रूपांतरित होना चाहिए। एडजेप कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था। ठीक है, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट समाहित था। ठीक है, यह कंप्यूटर में निर्देशित के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। ठीक है, उसके बाद आता है यूनिवेव फर्स्ट। ठीक है, यूनिवेव फर्स्ट इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, सन 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध यह प्रथम कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण समाहित थे। ठीक है, जो कौन था, यूनिवेव फर्स्ट। ठीक है, अब कंप्यूटर के विकास की बात करें और उसके सबसे पहला आपका अबेकस। ठीक है, 3000 से 2000 वर्ष ईस्वी पूर्व प्रथम मशीनी कैलकुलेटर। ठीक है, उसके बाद आपका पास्कल सन 1665 प्रथम मशीन जो जोड़ घटाव और गिनती करने में सक्षम था। ठीक है, उसके बाद पास्कल कैलकुलेटर हो गया आपका। जैकवार्ड बिविंग 1801 में बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच, ठीक है, होल के साथ उपयोग किया गया था। ठीक है, उसके बाद आता है बेबेज एनालिटिकल। ठीक है, बेबेज एनालिटिकल 1834 से 1871 प्रथम जनरल पर्पस कंप्यूटर बनाने की कोशिश, परंतु बेबेज के जीवन काल में यह संभव नहीं हो सका। ठीक है, उसके बाद आता है तुम्हारा हरमन टेबुलेटिंग मशीन। ठीक है, हरमन टेबुलेटिंग मशीन 1887 से 86 डेटा को कार्ड में पंच करने से समाहित डेटा को सारणीकृत करने हेतु कूट और यंत्र डिवाइस का निर्माण किया गया। ठीक है, उसके बाद हार्वर्ड आइकेन मार्क फर्स्ट 1937 से 44 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का प्रयोग हुआ। ठीक है, इनायक 1943 से 1950 प्रथम संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक गणना यंत्र जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बान न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। ठीक है, 1945 से 52 तक कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा इंट्रोडक्शन एंड डेटा स्टोर करने की अवधारणा कॉन्सेप्ट का विकास हुआ। डेटा और निर्देश को बाइनरी में कूटबद्ध कोड करने की शुरुआत हुई। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा आता है एडजेप। ठीक है, एडजेक 1946 से 52 इसका निर्माण कब हुआ, 1946 से 52 प्रथम कंप्यूटर जो सूचना डेटा और निर्देशों इंट्रोडक्शन को अपने मेमोरी में संग्रहित करने में सक्षम था। ठीक है,
उसके बाद निर्माण होता है यूनिवेव का, ठीक है, यूनिवेव फर्स्ट 1951 से 54, ठीक है। प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था, ठीक है, प्रथम कंप्यूटर जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था। कंप्यूटर, अब बात करें कंप्यूटर की पीढ़ी की, ठीक है, कंप्यूटर जनरेशन। कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज तथा विश्वासी कंप्यूटर बनाना रहा है, ठीक है। अब प्रथम पीढ़ी की बात करें कंप्यूटर की, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर 1942 से 1955, ठीक है। यूनिवेव फर्स्ट पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास खोज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था, ठीक है। इसमें निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया था, ठीक है। ये आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे, ठीक है। इसमें सारे निर्देश तथा सूचनाएं 0 और 1 के रूप में कंप्यूटर में संग्रहित होते थे। इसमें मशीन भाषा, मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया था, ठीक है। संग्रहण के लिए पंच कार्ड का उपयोग किया गया था। उदाहरण इनिएक, यूनिवेव तथा मार्क फर्स्ट इसके उदाहरण हैं। निर्वात ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां थी। निर्वात ट्यूब गर्म होने के समय लगता था, गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा रखने के लिए खर्चीली वातानुकूलित यंत्र एयर कंडीशन सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था तथा अधिक मात्रा में विद्युत खर्च होती थी, ठीक है। उसके बाद आती है दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की सेकेंड जनरेशन 1955 से 64, ठीक है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में निर्वात ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ठीक है। कंप्यूटर में आंकड़े डाटा को निरूपित करने के लिए मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का उपयोग किया गया। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। इनकी गति और संग्रहण क्षमता तीव्र होती थी, ठीक है। इस दौरान व्यवसाय तथा उपयोग जगत में कंप्यूटर का प्रयोग प्रारंभ हुआ तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का विकास हुआ। उसके बाद आती है आपकी तीसरी कंप्यूटर की पीढ़ी, ठीक है, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन कंप्यूटर 1965 से 74। इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के जगह इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी बोलते हैं जिसे का प्रयोग शुरू हुआ, जिसका विकास JS किल्वी ने किया, ठीक है। आरंभ में LS लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का ट्रांजिस्टर प्रयोग किया गया, ठीक है। उसके बाद रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के संग्रहण क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके बाद एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके, ठीक है। ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में संभव था। उसके बाद आती है आपकी कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, ठीक है, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 से अब तक, ठीक है। चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSIC की जगह VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है, तथा ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग आरंभ हुआ, जिसमें एक चिप में लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। VLSI तकनीक के उपयोग से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिसमें कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में। मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर मेमोरी का उपयोग होने लगा, ठीक है। रैम की क्षमता में वृद्धि, समय की बचत हुई और अत्यंत तीव्र गति से होने लगा। इस GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और सरल हो गया, ठीक है। उसके बाद MS DOS, MS विंडो तथा एप्पल मैक
ऑपरेटिंग सिस्टम तथा सी भाषा लैंग्वेज का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा हाई लेवल लैंग्वेज का मानकीकरण स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में चलाया जा सके। ठीक है, अब पांचवी पीढ़ी की बात करें। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर की जो प्रेजेंट है, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर VLSI के स्थान पर ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणना करना संभव हो सका। संग्रहण स्टोरेज के लिए CD कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। बहुत छोटे तथा तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का विकास हुआ। प्रोग्रामिंग में जटिलता कम हो गई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति अनुसार कंप्यूटर निर्माण ले सके। पोर्टेबल पीसी और डेस्कटॉप पीसी ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया। इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। ठीक है, उसके बाद अब बात करें प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या थी। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से निर्वात ट्यूब का उपयोग होने लगा। ठीक है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब का उपयोग होने लगा। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग होने लगा। ठीक है, सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी। ठीक है, मंद गति के इनपुट आउटपुट थे। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा मशीनी भाषा असेंबली भाषा थी। ठीक है, इसमें ताप नियंत्रक में असुविधा, उपयोग पैरेलल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए। ठीक है, उदाहरण जैसे इसका IBM 650 यूनिवेव था। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी दूसरी पीढ़ी में क्या क्या था। ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ दूसरी पीढ़ी में। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर का उपयोग होने लगा। ठीक है, मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुई। तीव्र इनपुट आउटपुट होने लगा। उच्च स्तरीय भाषा कोबाल या फोटान का उपयोग होने लगा। ठीक है, उसके बाद आपकी ठीक है, आकार और ताप में कमी हुई। तीव्र और विश्वसनीयता। ठीक है, बेंच ओरिएंटेड उपयोग, बिलिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग, इन्वेंटरी फाइलों का अपडेशन। ठीक है, उदाहरण IBM 1401, होनीवेल 200, CDC 1604। ठीक है, ये दूसरी पीढ़ी के विशेषता थी। उसके बाद आती है तीसरी पीढ़ी। इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग होने लगा। इसमें चुंबकीय कोर और सॉलिड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में उपयोग। ठीक है, SSI और MSI। अधिक लचीला, मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट, तीव्र छोटे विश्वसनीय। ठीक है, ये कैसे होता है, तीव्र छोटे विश्वसनीय। उच्च स्तरीय भाषा का वृहत उपयोग। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है, इनपुट आउटपुट को नियंत्रित करने के लिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध हुए तीसरी पीढ़ी में। उपयोग इसका कायम होता है एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केट फोरकास्टिंग में इसका उपयोग होने लगा। ठीक है, उदाहरण IBM सिस्टम या 360, NCR 395, बोरोक B 6500। ठीक है, अब उसके बाद आती है आपकी चतुर्थ पीढ़ी। इसमें क्या है, VLSI तथा ULSI का उपयोग होने लगा। उच्च तथा तीव्र क्षमता वाले भंडारण क्षमता थी इनकी। भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र बीच एक अनुकूलता ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। ठीक है, मिनी कंप्यूटर के उपयोग में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का आरंभ हुआ चतुर्थ पीढ़ी में। उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग। ठीक है, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में इसके उदाहरण थे IBM PC XT, एप्पल सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आती है कि पंचम पीढ़ी। पंचम पीढ़ी ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होने लगा। ठीक है, इसमें इंटरनेट, ईमेल, WWW का विकास हुआ। आकार में बहुत छोटे, तीव्र तथा उपयोग में आसान प्लग और प्ले। ठीक है, उपयोग इंटरनेट मल्टीमीडिया का उपयोग करने में। उदाहरण IBM नोटबुक, पेंटम PC सुपर कंप्यूटर इत्यादि। ठीक है, उसके बाद बात करें आपकी एक स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है। स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस
कंप्यूटर। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर का उपयोग किसी एक निश्चित और विशेष तरह के कठिनाई को दूर करने के लिए किया जाता है। किसी विशेष उपयोग के लिए ऐसे सिस्टम अत्यधिक प्रभावी होते हैं। उदाहरण स्वचालित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, स्वचालित एयरक्राफ्ट लैंडिंग सिस्टम। ठीक है, ये स्पेशल क्या होते हैं? स्पेशल पर्पस और जनरल पर्पस कंप्यूटर। चलिए आगे बात करें जनरल पर्पस कंप्यूटर। आपके ये तो हो गए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर। अब बात करें जनरल पर्पस कंप्यूटर की। ठीक है, ये किसी विशेष कार्य के लिए निर्मित नहीं होते हैं। ठीक है, ये एक से अधिक कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होते हैं तथा इनमें थोड़ा बहुत प्रोग्राम या निर्देश में परिवर्तन कर भिन्न भिन्न कार्य संपादित किए जा सकते हैं। ठीक है, इनका उपयोग साधारणतः अकाउंटिंग से लेकर जटिल अनुरूपण तथा पूर्वानुमान फोरस्टेट में क्या होता है। ठीक है, कार्य पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन वर्किंग सिस्टम के आधार पर कंप्यूटर का वो करें। इसमें आता है पहला डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर क्या है आपका? डिजिटल कंप्यूटर में आंकड़े डेटा को इलेक्ट्रिक पल्स के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसकी गणना 0 या 1 से निरूपित की जाती है। ठीक है, इसका एक अच्छा उदाहरण डिजिटल घड़ी है। ठीक है, इनकी गति तीव्र होती है तथा यह करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकते हैं। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में द्विआधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है? इसमें विद्युत के एनालॉग रूप का प्रयोग किया जाता है। इसकी गति धीमी होती है। वोल्ट मीटर और बैरोमीटर इत्यादि एनालॉग यंत्र के उदाहरण हैं। ठीक है, उसकी बात करें हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? यह डिजिटल तथा एनालॉग का मिश्रित रूप है। इसमें इनपुट तथा आउटपुट एनालॉग रूप में होता है, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होता है। इनमें एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर एडीसी का तथा डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर डीएसी का उपयोग होता है। ठीक है, जैसे इनपुट यूनिट एडीसी। ठीक है, ये सीपीयू हो गया आपका। उसके बाद इसमें क्या होगा? डीएसी। ठीक है, डिजिटल को एनालॉग कन्वर्टर करेगा। ठीक है, उसके बाद क्या निकलेगा आपका? आउटपुट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका आकार के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, कंप्यूटर का आकार के आधार पर वर्गीकरण देखें। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन साइज। ठीक है, उसके बाद आपने देखा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है। ठीक है, एक मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या है? इन मशीन का विशेषता बृहत आंतरिक स्मरण संग्रहण क्षमता, लार्ज इंटरनल मेमोरी स्टोरेज तथा सॉफ्टवेयर और पेरिफेरल यंत्रों को बृहत रूप से जोड़ा जाना। इसके एक कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इन सिस्टम पर एक साथ एक से अधिक लोग मल्टी यूजर विभिन्न कार्य कर सकते हैं। इसके लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण बेल प्रयोगशाला में किया गया। ठीक है, उपयोग कहाँ होता है इसका? मेन फ्रेम कंप्यूटर का बैंकिंग, अनुसंधान, रक्षा, अंतरिक्ष आदि के क्षेत्र में। ठीक है, उदाहरण IBM 370, IBM S390 तथा यूनिवेव 1110 इत्यादि काय का उदाहरण है मेन फ्रेम कंप्यूटर के। ठीक है, उसके बाद बात करें मिनी कंप्यूटर की। ठीक है, अब मिनी कंप्यूटर की बात करें, ये आकार में मेन फ्रेम से काफ़ी छोटे होते हैं। ठीक है, इसकी संग्रहण क्षमता और गति अधिक होती है। इस पर एक साथ कई लोग काम कर सकते हैं। 80,386 सुपर चिप का प्रयोग इसमें कार्य करने पर वह सुपर मिनी कंप्यूटर में बदल जाता है। ठीक है, ये इस आकार के होते हैं। चलिए बात करें इसके उपयोग की। तो इसका उपयोग क्या क्या होता है? उपयोग कंपनी यात्री आरक्षण अनुसंधान में। ठीक है, उदाहरण इसके देखें AS400, बुल HN DPX2, HP 9000। ठीक है, और RISC 6000 इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट अगर बात करें माइक्रो कंप्यूटर की। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर क्या है? माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है। इसमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग होता है। इसकी क्षमता 1 लाख संक्रियाएँ
प्रति सेकंड होती है। ठीक है, उपयोग व्यावसायिक तौर पर घरों में, मनोरंजन में, चिकित्सा आदि में किया जाता है। किसका? माइक्रो कंप्यूटर का। अब बात करें इसके उदाहरण की, एप्पल मैक, आई मैक, IBM PS2, IBM कंपेटेबल। ठीक है, इसमें नेक्स्ट है आपका पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर तो सबने देखा ही होगा। ठीक है, ये पर्सनल कंप्यूटर होता है आपका। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर यह आकार में बहुत छोटे होते हैं। यह माइक्रो कंप्यूटर का ही एक रूप है, पर एक समय एक ही प्रयोक्ता यूजर कार्य कर सकता है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम एक साथ कई कार्य मल्टीटास्किंग कर सकता है। ठीक है, इसे इंटरनेट से भी जोड़ा जा सकता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जो भारत में निर्माण हुआ था प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? सिद्धार्थ। पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर खेल के लिए निर्मित हुआ था। ठीक है, जो पैकमैन कंप्यूटर था वो काय के लिए निर्मित हुआ था? खेल के लिए। उपयोग घरों में व्यावसायिक रूप में, मनोरंजन, आंकड़ों के संग्रहण में काय का उपयोग करते हैं? पर्सनल कंप्यूटर का। इसके उदाहरण देखें तो IBM, कॉम्पैक, लेनोवो, HP आदि के पर्सनल कंप्यूटर बाजार में आजकल मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखें, लैपटॉप। अधिकतर लैपटॉप भी आपने देखा होगा। ठीक है, लैपटॉप की बात करें, लैपटॉप क्या होता है? यह PC की तरह ही कार्य करता है, परंतु आकार में PC से छोटा तथा कहीं भी ले जाने योग्य होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस तथा अन्य ड्राइव भी इसमें संयुक्त रूप से होते हैं। यह बैटरी से भी कार्य करता है, अंत कहीं भी इसको ले जाकर इसका उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, वाईफाई और ब्लूटूथ की सहायता से इंटरनेट का भी उपयोग किया जा सकता है इसमें। ठीक है, इसके उदाहरण की बात करें, IBM, कॉम्पैक, एप्पल, लेनोवो आदि कंपनी के लैपटॉप आजकल मार्केट में आते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें पाम टॉप की। ठीक है, पाम टॉप क्या होता है? यह आकार में बहुत छोटे कंप्यूटर हैं जिसमें हथेली पर रखकर उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें इनपुट ध्वनि के रूप में किया जाता है। इसे PDA भी कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? PDA भी। ठीक है, ये इस आकार के होते हैं पाम टैप। ठीक है, पाम टैप इस आकार के होते हैं, इसे क्या कहते हैं? PDA भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें सुपर कंप्यूटर की। ठीक है, सुपर कंप्यूटर की, तो सुपर कंप्यूटर क्या था आपका? यह अब तक का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर था। प्रथम सुपर कंप्यूटर 1976 में क्रे फर्स्ट था, जो कि रिसर्च कंपनी द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, यह इतिहास में सबसे सफल सुपर कंप्यूटर है। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम सीडेक 1991 में विकसित किया गया था। ठीक है, वर्तमान में प्रोसेसिंग क्षमता, विशेष गणना की गति सुपर कंप्यूटर सबसे आगे है। ठीक है, इसमें मल्टी प्रोसेसिंग तथा समांतर प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग प्रयुक्त होता है। ठीक है, जिसके द्वारा किसी भी कार्य को टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तथा कई व्यक्ति एक साथ कार्य कर सकते हैं। इसका उपयोग एनिमेटेड ग्राफिक्स, परमाणु अनुसंधान इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, पेज सीरीज के सुपर कंप्यूटर DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद तथा अनुपम सीरीज के कंप्यूटर BRAC, भाभा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर के द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, इसका उदाहरण क्राई फर्स्ट, CRAY फर्स्ट है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की थ्योरी थी। चलिए फिर मिलेंगे आपको इसके प्रैक्टिस सेट लेकर के, जब तक के लिए धन्यवाद।